जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इन अंकों में हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे बड़े षड्यंत्र की जो आयुर्वेद के खिलाफ हो रहा है। देखिए, अभी आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि पूरे देश व दुनिया का जो ध्यान है वो आयुर्वेद की ओर आ रहा है। अभी लोगों ने पहचान लिया है कि एलोपैथी दवाओं के क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से वो नुकसान करती हैं। तो पूरी दुनिया में आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रही है और पूरी दुनिया में भी वो हिस्सा दुनिया का जो सबसे प्रोग्रेसिव माना जाता है, मैं यदि यूरोप की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, यूके यूएसए की बात करूं, तो वहाँ पर गोल्डन मिल्क पिया जा रहा है। वहाँ पर यूएसए के अंदर हल्दी के ऊपर 1161 रिसर्च हो चुकी हैं, अदरक के ऊपर 2500 रिसर्च हो चुकी हैं, सौंफ के ऊपर 668 रिसर्च हो चुकी हैं, जीरे के ऊपर 582 रिसर्च हो चुकी हैं, शतावर के ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं। यूएसए के अंदर माताओं को हल्दी वाला दूध दिया जाता है, अश्वगंधा दी जाती है ताकि बच्चे की हेल्थ ठीक रहे। लॉस एंजल्स के रेस्टोरेंट के अंदर टर्मरिक की कॉफ़ी मिल रही है। अकेले कैंसर जो गंभीर बीमारी है उसका आयुर्वेद से कैसे उपचार हो सकता है, इसके लिए 8484 कैंसर के आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया किस प्रकार से आयुर्वेद के ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रही है। लेकिन ये जो फार्मा कंपनियों की लॉबी है, ये फार्मा कंपनियों का गैंग है, ये इतना ताकतवर है कि ये अपने हजारों करोड़ की, हजारों लाख करोड़ रुपए की इस फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें एक एक कंपनी का एक साल के प्रॉफिट की बात करें तो कई कई लाख करोड़ रुपए केवल प्रॉफिट है, ऐसी दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को कोई ऐसा उपचार मिले जिससे वो अपने आप को बिना किसी महंगी फार्मा की दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सके। तो उसके लिए लगातार वो लगी रहती हैं, फार्मा षड्यंत्र किए जाते हैं, बिना आवश्यकता की रिसर्च की जाती है, बिना आवश्यकता की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बिना आवश्यकता के एमआर के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से उन दवाइयों को बेचा जाता है, उन दवाइयों को लिखा जाता है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट से दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। उन साइड इफ़ेक्ट के इलाज के नाम पर फिर से लूटा जाता है, मरीजों की जान जाती है। ये सब षड्यंत्र तो चल रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में पूरे देश व दुनिया में, और ख़ासकर भारत में, यद्यपि दुनिया में भी हर्बल दवाओं का, हर्बल मसालों का भारत से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैं यदि केवल भारत की बात करूं तो भारत के 135 करोड़ लोगों में से 80-90 करोड़ लोग वो थे जिन्होंने अपने आप को हर्बल दवाइयों से, काढ़ों से, गिलोय से, तुलसी से, अश्वगंधा से अपने प्राणों की रक्षा की है, अपने आप को कोरोना से या तो बचाया है या कोरोना उनको हुआ भी तो इतना सामान्य हुआ, इतना हल्का हुआ कि उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, उनकी ऑक्सीजन लो नहीं हुई और उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल तक जाने की, या उनको जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको जान बचाने का काम आयुर्वेद ने किया। अब आयुर्वेद की इस चर्चा के बीच में जब करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद का प्रयोग किया और गिलोय को घर घर में एक पहचान मिल गई, मेरे सामने जो पौधा है वो गिलोय का पौधा है, आपने स्क्रीन के ऊपर भी देखा होगा। तो गिलोय, जिसको संस्कृत में अमृता कहा जाता है, हिंदी में जिसको गुड़ूची कहा जाता है, तो ये गिलोय संस्कृत में जिसका नाम अमृता है, इस गिलोय ने अमृत की तरह काम किया और पूरे देश के करोड़ों लोगों के प्राण बचाने का काम किया। अब इस गिलोय को घर घर में काढ़ा बनाकर पिया जाने लगा। जो पतंजलि जैसी संस्थाएं हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी पिछले 25 वर्षों से लगातार प्रचार कर रहे थे, करोड़ों लोगों तक गिलोय पहुंच चुकी थी। लेकिन इस कोरोना के काल में जब गिलोय के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करके गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के कॉम्बिनेशन से जब कोरोनिल बनाई गई, जब कोरोना के ट्रीटमेंट की दवा बनाई गई, तो फार्मा इंडस्ट्री के होश उड़ गए। वो फार्मा इंडस्ट्री जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेची, वो फार्मा इंडस्ट्री जिसने इवरमेक्टिन बेची, जिसने स्टेरॉइड थेरेपी दी, जिसने प्लाज्मा थेरेपी दी, जिसने टेमीफ्लू बेची, जिसने फेबीफ्लू बेची, जो एक एक टेबलेट 600 रुपये की थी, जिसका 10 दिन के कोर्स की बात करें तो 54,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का कोर्स था। तो वो बेचने वाली फार्मा इंडस्ट्री को ये पता लगा कि ये तो गहरा षड्यंत्र चल रहा है, तो उस फार्मा इंडस्ट्री ने प्लान तरीके से आयुर्वेद को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। आयुर्वेद को बदनाम पिछले 70-80 सालों में खूब किया गया। आयुर्वेद के ऊपर आरोप लगाया गया कि आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियां हैं, उन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के अंदर तो स्टीरॉयड होता है,
आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के अंदर तो हैवी मेटल्स होते हैं। आयुर्वेद की जो भस्म है, भस्मों के ऊपर जो भस्मों के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं वो किडनी को, लीवर को फेल करने का काम करते हैं। ऐसा षड्यंत्र रच के आयुर्वेद को पहले बदनाम किया गया, लेकिन आयुर्वेद की दोबारा से अब इस कोरोना के काल में प्रतिष्ठा हुई, लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को जाना, आयुर्वेद किस प्रकार से आम आदमी के जीवन में उपयोगी होता है ये जब पता लगा तो लोग आयुर्वेद की ओर लौटे और लोगों ने महसूस किया कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में गया उसकी हालत क्रिटिकल होती गई। जिसने स्टेरॉयड ली, जिसने एंटीबायोटिक ली, उसको कहीं ब्लैक फंगस आया, कहीं वाइट फंगस आया, कहीं येलो फंगस आया, किसी की नाक काटी गई, किसी की आंख निकाल ली गई और लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए, लेकिन फिर भी वो अपने प्राणों को बचा नहीं पाए। तो इस समय जब आयुर्वेद का इतना प्रचार हुआ तो उस समय दुष्प्रचार शुरू किया गया। 6 लोगों के एक झूठे, बिना किसी बेस के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एविडेंस के एक ऐसे ही खबर हवा में उछाली गई, जैसे पेड न्यूज़ प्लांट करते हैं कि 6 ऐसे लोग मिले जिनका लीवर फेल हुआ और वो लीवर जो फेल हुआ वो गिलोय के सेवन से हुआ। जब जांच की गई तो ये पाया गया कि कोई गारंटी नहीं थी कि उन्होंने गिलोय ली थी, कितनी मात्रा में गिलोय ली थी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने पहले बहुत सी दवाएं खाई थी जिनसे उनका लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट आया, उन अंग्रेजी दवाइयों की कोई बात नहीं की गई और उनका लीवर गिलोय के कारण फेल हुआ है, इसकी कोई लीवर के सेल्स का, लीवर के टिश्यूज का कोई टेस्ट नहीं किया गया। मतलब बेबुनियाद कुछ लोगों के समूह ने बस ये कहा कि ये 6 लोगों का हमें लगता है कि जो लीवर फेल हुआ वो गिलोय के कारण हुआ। तो धड़ाधड़ मीडिया के अंदर रिपोर्ट आनी शुरू हुई, मीडिया के अंदर छापना शुरू हुआ कि गिलोय की मात्रा, गिलोय नुकसानदायक है, गिलोय से नुकसान हो सकता है। और अपने देश की ये विडंबना है कि बिना रिसर्च के जब कोई बात हवा में उछाली जाती है तो उसको प्रमाण मान लिया जाता है, उसको सत्य मान लिया जाता है। तो षड्यंत्र पूर्वक गिलोय को टारगेट किया गया। गिलोय अकेली एक ऐसी औषधि है जिसमें यदि हम गूगल पेटेंट में सर्च करते हैं तो 2100 से ज़्यादा पेटेंट ऐसे आते हैं जिसमें किसी न किसी रूप में गिलोय, जिसको टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। यदि हम रिसर्च की बात करें तो 2500 से ज़्यादा रिसर्च अकेले गिलोय के ऊपर किसी न किसी रूप में है। यदि मैं हमारे औषधीय ग्रंथों की बात करूं तो गिलोय से ऐसे 125 से ज़्यादा ऐसे शास्त्रीय प्रयोग हैं पुराने ज़माने के जिसमें गिलोय प्रयोग होती है। और शायद ही आयुर्वेद में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें गिलोय कोई काम ना करती हो। तो गिलोय, जिसको अमृता कहा गया है, ये इतनी प्रामाणिक औषधि है। मैं अगर रिसर्च पेपर की बात करूं, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं, मैं यदि गिलोय की बात करूं तो गिलोय के ऊपर आरोप लगाया गया कि गिलोय से लीवर खराब होता है। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है, ये एक शोध है मेरठ का मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है मेरठ में, उसके विभागाध्यक्ष हैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के सक्सेना जी। प्रोफेसर के सक्सेना जी ने एक रिसर्च की। उन्होंने 6 चूहों के 5 ग्रुप बनाए और 5 ग्रुप बनाकर उनको कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ऐसा जहर चूहों को दिया गया जो उनके लीवर को खराब करने का काम करता है और लीवर की हालत ऐसी कर देता है जैसी पीलिया के अंदर होती है या लीवर सिरोसिस के अंदर या लीवर की बीमारी के अंदर होती है, ऐसी हालत कर देती है। तो जब उन्होंने देखा और रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि चूहों के जो ग्रुप बनाए गए उसमें पहले 6 चूहों के ग्रुप के ऊपर लीवर के एंजाइम के लेवल को जांचा गया, दूसरे ग्रुप के लीवर के अंदर जहर का काम करने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड के इंजेक्शन दिए गए, फिर उनके एंजाइम के लेवल को टेस्ट किया गया। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें ग्रुप को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक गिलोय का अर्क पिलाया गया। हर ग्रुप को एक निश्चित दिनों तक अर्क पिलाने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का इंजेक्शन लगाया गया और लीवर कितना डैमेज होता है इसका आकलन किया गया। तो डॉक्टर विपिन मंगल जी बताते हैं, वो कहते हैं कि जिन चूहों के ग्रुप को गिलोय नहीं पिलाई थी उनका लीवर पूरा डैमेज हो गया और 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक गिलोय जिन चूहों के ग्रुप को पिलाई गई, जिनको 10 दिन पिलाई गई उनका 20% लीवर सुरक्षित रहा, जिनको 20 दिन पिलाई गई उनका 40% लीवर सुरक्षित रहा और जिनको 30 दिन गिलोय पिलाई गई उनका 80% लीवर सुरक्षित रहा। हिस्टोलॉजी टेस्ट से लीवर के क्षतिग्रस्त होने का आकलन किया गया। तो ये रिसर्च पेपर है, डॉक्टरों ने किया है,
चूहों के ऊपर किया है, गिलोय के ऊपर किया है, और गिलोय से लीवर कैसे ठीक होता है इसके ऊपर किया है। आयुर्वेद के अंदर लीवर की जितनी दवाएं बनती हैं, लीवर की बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, जितनी तो मैं शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, उस जिसमें गिलोय का प्रयोग होता है। हमारे पतंजलि के जो क्वाथ बनते हैं, जिनसे लाखों करोड़ों लीवर के रोगी ठीक हुए हैं, उसमें गिलोय का प्रयोग किया जाता है। गिलोय लीवर को डैमेज करने का, लीवर को खराब करने का काम नहीं करती, बल्कि ठीक करने का काम करती है। मैं यदि इस गिलोय की बात करूं तो ये गिलोय भारत की नस नस में है। ये गिलोय कोई ऐसा नहीं कि गिलोय के बारे में आज कोई चर्चा की है तो आज पता लगा है। गिलोय भारत के आयुर्वेद के जितने ग्रंथों की बात करें, उसमें हमारे भाव प्रकाश निघंटू में गिलोय को रसायन के रूप में कहा है, बल्या के रूप में कहा है, अग्नि दीपन के रूप में, त्रिदोष नाशक के रूप में कहा गया है भाव प्रकाश में, वात पित्त कफ नाशक कहा गया है, ज्वर को दूर करने वाला, दर्दों को दूर करने वाले, अंदर की इन्फ्लेमेशन को, दाह को दूर करने वाला अष्टांग संग्रह में कहा गया है, संग्रही, वातहारा, अग्नि दीपना, ये चरक संहिता के अंदर कहा गया है, त्रिदोष नाशक, विषाग्नि, विष को हरने वाली, ये राज निघंटू में कहा गया है, दीपन करने वाली, ग्राह्य, ये अर्क प्रकाश में कहा गया है, बल्या, बल देने वाली, और त्रिदोष नाशक, ये सिद्ध वैशज्य मणिमाला में कहा गया है। इसके अलावा हमारा शोढल निघंटू, मदलपाल निघंटू, कैधव निघंटू, इन सब के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। आप चाहें तो इसके रिसर्च पेपर, इन ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। और ये गिलोय ऐसा नहीं है कि केवल आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, आम आदमी को नहीं पता। मैं यदि बात करूं तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, चित्रकूट के आसपास, या मध्य प्रदेश में एक जाति है जिसको बैगा जाति कहा जाता है। आदिवासी की जनजाति होती थी, अभी मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। बैगा, इनको परंपरागत वैद्य बोला जाता है। वो पीढ़ियों से ये मानते हैं कि ये जो गिलोय है ये बुखार के अंदर रामबाण की तरह काम करती है। ऐसे ही मुंबई के आसपास जो मछुआरे रहते हैं महाराष्ट्र में, वो पीढ़ियों से ये मानते हैं कि किसी को बुखार है तो गिलोय दे दीजिए, किसी को जॉन्डिस है, पीलिया है तो गिलोय दे दीजिए, किसी को डायरिया है तो गिलोय दे दीजिए, किसी को बार बार चढ़ने वाला मियादी बुखार है उसको गिलोय दे दीजिए। इसके साथ साथ खेड़ा ब्रह्म, गुजरात की ट्राइब्स के अंदर, गुजरात के गांवों में रहने वाले लोग मानते हैं किसी को कैंसर हो गया, डिसेंट्री हो गई तो गिलोय दे दीजिए, किसी को बुखार हो गया तो गिलोय दे दीजिए। ये जो जनजातियों के अंदर, गांवों के अंदर जो ज्ञान है, और ये केवल ऐसा नहीं कि मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, जम्मू कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी मानते हैं, राजस्थान के लोग भी मानते हैं, भुवनेश्वर के, उड़ीसा के लोग भी मानते हैं। वो गिलोय को कोई गुड़ुची कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन सारी जगह परंपरागत पीढ़ियों के रूप में यह ज्ञान विज्ञान है। मैं यदि बात करूं बिहार में, बांका के आसपास जो लोग रहते हैं वो गिलोय का प्रयोग करते हैं। गिलोय का प्रयोग जब बर्निंग होती है, दाह होता है, तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। बच्चों में जब बीमारी होती है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। पटियाला के लोग गिलोय का प्रयोग बुखार में करते हैं। इसी प्रकार राजौरी में, जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम ट्राइब्स हैं, जम्मू के जो तवी नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो गुजर हैं और जो बकवाल हैं, वो हड्डी का जब फ्रैक्चर आता है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही धानु फॉरेस्ट डिवीजन महाराष्ट्र में ट्राइबल जो लोग रहते हैं वो, इसके साथ साथ जो राजस्थान की, मध्य प्रदेश की जो भील जनजातियां हैं, दाड़ियाज हैं, डुबलाज हैं, काकरीस हैं, रामोशीश हैं, ठाकुर हैं, ये सब जनजातियां कमजोरी के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए गिलोय का प्रयोग हजारों सालों से कर रही हैं। इनको कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ धुराला और हरियाणा के लोग खांसी में, कफ में गिलोय का प्रयोग पीढ़ियों से करते हुए आ रहे हैं। पटियाला के जो स्थानीय लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो कान में जब दर्द होता है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो जब उनको रक्त प्रदर होता है, जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अस्थमा में, खांसी में, दमे में गिलोय का प्रयोग करते हैं। शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश के लोग जो स्किन डिजीज हो जाती है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं। छोटा नागपुर में जो मुंडा जनजाति है, जो आदिवासी जनजाति है, वो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो गिलोय का प्रयोग करते हैं।
और भारत के दूसरे हिस्सों में भी सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब कोई जहरीला जानवर काट ले, जब कोई सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई जहरीला जानवर काट ले, तो गिलोय के पेस्ट को उसके ऊपर लगाते हैं। उसके साथ साथ गिलोय को उस अपने परंपरागत तरीके से हर आधे घंटे बाद खिलाते हैं, तो उससे जहर उतरता है। तो ये मान्यताएं सामान्य तौर पर पीढ़ियों से अपने भारत में रही हैं। गिलोय को केवल परंपरागत तौर पर ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि गिलोय के बारे में यदि हम बात करें तो गिलोय पर आधुनिक युग में भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। हम यदि रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर में जो गिलोय के बारे में, टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया के बारे में जो डिस्कशन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लगभग 16,000 रिसर्च पेपर में 2001 से लेकर 2016 तक इसकी किसी न किसी रूप में चर्चा हो रही है। और मैं टोटल रिसर्च पेपर की बात करूं तो अमेरिका के गिलोय के ऊपर शोध कर रहा है, जर्मनी शोध कर रहा है, इटली शोध कर रहा है, पूरी दुनिया गिलोय के ऊपर शोध कर रही है। लगभग 1600 रिसर्च पेपर 2001 से लेकर 2016 तक पूरी दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं। यदि भारत की बात की जाए, अकेले भारत में सैकड़ों की संख्या में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं और ये सारे रिसर्च पेपर गिलोय के गुणों के ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। भारत में अगर 2001 से लेकर 2008 तक की बात करें तो 175 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। 2009 से लेकर 2016 तक गिलोय की जानकारी बढ़ी तो 562 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और 2001 से लेकर 2016 तक टोटल बात की जाए तो 747 रिसर्च पेपर गिलोय के ऊपर पब्लिश हुए। ऐसे ही 2016 तक 49 रिसर्च पेपर अमेरिका में पब्लिश हुए। इसके साथ साथ जर्मनी के अंदर 7 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, यूके के अंदर 9 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, मलेशिया के अंदर 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, नाइजीरिया, सऊदी अरब वो भी गिलोय के ऊपर काम कर रहा है, गिलोय के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे जो हिस्से हैं उनमें भी गिलोय के ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। यदि सालाना की बात की जाए तो सालाना पहले जहां 2001 में केवल 14 रिसर्च पेपर गिलोय के ऊपर पब्लिश हुए थे, वहीं 2011, 12, 13 में पूरी दुनिया में 100 से अधिक रिसर्च पेपर हर साल गिलोय के ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गिलोय को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कितने गंभीर हैं और कितनी गंभीरता के साथ गिलोय के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। हम यदि मैं बात करूं कि गिलोय के ऊपर पेटेंट की, तो जब गूगल पेटेंट में हम टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया या गिलोय डालते हैं तो लगभग 2100 ऐसे पेटेंट की लिस्ट खुलती हैं जो ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि किसी न किसी रूप में हम गिलोय से संबंधित हैं। आप यदि केवल दवाओं की बात करें, जो हार्डकोर दवाइयों के लिए पेटेंट लिए गए हैं, जो 1990 के बाद के हैं, उन पेटेंट की मैं बात करूं तो ये गिलोय के ऊपर ये लगभग 17 तो ऐसे पेटेंट हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया में दवाइयां बन रही हैं। और ये जो पेटेंट हैं, इन पेटेंट में हेपेटाइटिस बी को क्योर करने के लिए गिलोय कैसे प्रयोग होती है, इसके लिए यूएस के अंदर लोग पेटेंट ले रहे हैं। और अपने भारत के डॉक्टर इतने आयुर्वेद से विरोध करने वाले हैं, आयुर्वेद से घृणा करने वाले हैं कि वो गिलोय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गिलोय से लीवर खराब होता है, ताकि उनकी दुकानदारी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। अब ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, इनकी यदि हम बात करें तो गिलोय कैसे दवाइयों से बचाव करती है, कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, गिलोय कैसे किस प्रकार से लीवर को ठीक करती है, गिलोय किस प्रकार से हमारे अंदर की इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, गिलोय कैसे बुखार को ठीक करती है, इंसुलिन को, नेचुरल इंसुलिन को बढ़ाती है, दस्त कैसे कंट्रोल करती है, हमारे लीवर के टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालती है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलाइजेशन एजेंट के रूप में कैसे काम करती है, डिप्रेशन को कैसे दूर करती है, कुष्ठ रोग को कैसे दूर करती है, खुजली में कैसे काम आती है, कैल्शियम में कैसे काम आती है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस में किस प्रकार से काम आती है, इन सब के ऊपर 10-10, 20-20 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मोटापे के ऊपर कैसे काम करती है, गिलोय किस प्रकार से हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को ठीक करने का काम करती है, कैसे जो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं उसके अंदर काम करती है, घुटनों में जो पुराना दर्द है, आर्थराइटिस है, उसमें कैसे काम करती है, गठिया बाएं में कैसे काम करती है, हमारे लीवर में किस प्रकार से लीवर को ठीक करने में काम करती है। इन सब चीज़ों में और तो और HIV
इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन में गिलोय कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी दुनिया में शोध हो रहा है। पैर की चोट में, लीवर के कैंसर में, कान की बीमारी में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियां होती हैं उसमें किस प्रकार से काम करती है, अल्सर में किस प्रकार से काम करती है, इन सारी चीज़ों में गिलोय कैसे काम करती है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने की। यदि मैं केवल एक चर्चा और आपके सामने गिलोय की रखना चाहता हूं, अपने भारत में एक आयुर्वेद का बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। उस गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक प्रोजेक्ट लिया कि गिलोय कैसे काम करती है। तो उन्होंने ये जो मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ होती हैं, इस टाइप की एक मक्खी की प्रजाति होती है जिसके ऊपर ट्रायल किए जाते हैं, उस प्रजाति को लिया। उन मक्खियों का लाइफ स्पैन सामान्य 25 दिन का होता है, 25 से 30 दिन का। उनको गिलोय के पाउडर की मात्रा दी गई, उनको गिलोय दी गई, तो उन मक्खियों का लाइफ साइकिल बढ़कर 30 दिन से 80 दिन का हो गया। ये रिसर्च पेपर आप चाहें तो गूगल के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज भी पढ़ सकते हैं, अपने भारत की न्यूज है। तो गिलोय इतना चमत्कारी है, इस प्रकार से अमृत का काम करने का काम गिलोय करता है। और गिलोय के बारे में ये कहानी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब समुद्र मंथन हुआ और उससे जो अमृत की बूंदें छिटक कर धरती पर पड़ी, तो उन धरती पर गिरी हुई बूंदों से कुछ औषधियाँ उत्पन्न हुई थी। उसमें जो प्रमुख औषधि थी वो गिलोय थी। तो ये गिलोय ऐसी रामबाण औषधि है, ऐसी औषधि है जिसकी जड़ भी काम में आती है, जिसका तना भी काम में आता है, जिसकी पत्तियाँ भी काम में आती हैं। अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल इनके अलग अलग हिस्से में होते हैं, अलग अलग एल्केलाइड्स होते हैं जो शरीर के अलग अलग बीमारियों को दूर करने में काम आती है। तो इस गिलोय के प्रचार प्रसार करने में पतंजलि पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इसके विरुद्ध लगातार षड्यंत्र कर रही हैं, आगे भी करेंगी। लेकिन आप अपने आयुर्वेद पर, अपनी गिलोय के ऊपर पूरा भरोसा बनाकर रखें। गिलोय से कोई नुकसान नहीं होने वाला, और एलोपैथी की कोई एक भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई नुकसान ना हो। ऐसी 550 से ज़्यादा जो विथड्रॉ की गई हैं, ऐसी दवाइयों की लिस्ट आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं, जिनको पहले तो लॉन्च किया गया कि ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम करती है। वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च भी किया था, झूठी रिसर्च रिपोर्ट भी छपी होगी, लाभ भी उसमें दिखाया गया होगा। वो जब वो दवा बेची गई तो बेचने के बाद कोई दवा 6 महीने के बाद, कोई 6 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद जब पता लगा कि इस दवा के फ़ायदों से ज़्यादा इसके नुकसान हैं, तो वो दवा मार्केट से वापस ली गई। ऐसी एलोपैथी की शायद ही कोई दवा हो, कोई दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। और केवल साइड इफेक्ट रहित कोई पद्धति है तो वो आयुर्वेद है, वो हमारे गिलोय की पद्धति है। तो पतंजलि योगपीठ ने एक अभियान चलाया हुआ है कि हमें ये गिलोय गांव-गांव तक पहुंचानी है, घर घर तक पहुंचानी है। पिछले वर्ष भी अगर मैं लाखों गिलोय की बात करूं तो 1 लाख गिलोय केवल पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्यालय में, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के क्षेत्र में इस प्रकार से लगाकर वितरित की गई ताकि लोगों के घरों में ये गिलोय पहुंचे। और पूरे देश में हमारी पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति की इकाइयों के द्वारा ये गिलोय गांव-गांव में, घर घर में पहुंचाई गई, गांव-गांव, घर घर में लगाई गई। इसके फायदों के बारे में पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार सुबह से लेकर शाम तक नेशनल मीडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन सब के ऊपर बताते हैं। जो अपने घर में गिलोय नहीं लगा सकते उनके लिए गिलोय घनवटी, उनके लिए गिलोय लौकी जूस, उनके लिए गिलोय का एक्सट्रैक्ट, उनके लिए गिलोय तुलसी और अश्वगंधा को मिलाकर कोरोनिल, ये सारी चीज़ें पतंजलि ने पैक्ड फॉर्मेट में भी उपलब्ध करवाई ताकि किसी के घर में गिलोय नहीं हो या कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहा हो तो वो भी उसका लाभ ले सके। आरोग्यवटी बनाई जिसमें नीम, तुलसी और गिलोय है। कोरोनिल बनाई जिसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है। स्वासारी वटी बनाई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई। गिलोय का सत्व बनाया जिसमें गिलोय का घन सत्व है, जिसको एक्सट्रैक्ट के रूप में हम ले सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इस कार्य को करने में पतंजलि लगातार पिछले 25 वर्षों से लगा हुआ है। और अभी इस बार भी लगभग 2 लाख गिलोय और नीम दोनों रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में लगाने का संकल्प लिया गया है। और ये गिलोय केवल ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में लगाई जा रही है, हमारे हर जिले की, हर तहसील की समितियां गिलोय का वितरण करने का काम कर रही हैं।
बंगाल में भी, कोलकाता में भी हमारे भाई विजय जायसवाल जी ने और हमारे कलकत्ता और बंगाल की हमारी समिति के सभी भाइयों और बहनों ने 1 लाख गिलोय का वितरण पिछले साल कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के आसपास किया था। ऐसे ही हजारों गिलोय का वितरण करने का काम पूरे देश में हमारी समितियों के भाई और बहन कर रहे हैं। ऐसे ही इस अभियान को इस साल भी आगे उसी गति से चलाया जा रहा है, आगे उसी गति से बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपके सामने कुछ झलकियां दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये इस 4 अगस्त के लिए हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन हैं, उसमें बहन सीमा जी, भाई भास्कर जी, भाई प्रताप सिंह बसोड़ा जी से लेकर रुड़की के भाई सुरेश जी से लेकर सूर्यकांत जी से लेकर देशबंधु जी से लेकर हरिद्वार के भाई प्रवीण जी से लेकर प्रभात जी से लेकर हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, इसके अलावा ऋषिकेश में बहन सुनीता जी से लेकर सदानंद जी से लेकर देहरादून में बहन सीमा जी, भाई आनंद सिंह जी से लेकर हमारे सारे भाई बहन, कुछ लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, सबके संभव नहीं है, वो लगातार घर घर जाकर, और इस बार 40,000 नीम लगाने का संकल्प भी लिया गया कि 40,000 नीम के पौधे हम रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में लगाएंगे। नीम को भी घर का वैद्य कहा जाता है, घर का डॉक्टर कहा जाता है कि किसी के घर के आंगन में नीम खड़ा है तो आधी बीमारियां घर के दरवाजे से वापस चली जाएंगी, ऐसा नीम के बारे में कहा जाता है। ये आप सामने देख रहे हैं रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश में नीम, जहां गांव से समिति की ओर से डिमांड आती है वहां पर नीम को, गिलोय को लेकर जाया जाता है। वहां पर नीम और गिलोय को अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति के पशु बांधने के स्थान पर, उनके घर के बाहर या उनकी बाउंड्रीज के अंदर या किसी विद्यालय में, किसी पंचायती स्थान के ऊपर नीम को लगाया जाता है। तो ऐसे 40,000 नीम हमने 2 साल पहले भी लगाए थे इफ्को के सहयोग से, और इस बार पतंजलि योगपीठ की ओर से फिर 40,000 से ज़्यादा नीम का रोपण रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश के क्षेत्र में करने का संकल्प लिया गया है। ये सामने आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो ये हमने गिलोय के बारे में आज बातचीत की। तो गिलोय एलोपैथी का षड्यंत्र है गिलोय को बदनाम करने के लिए। गिलोय लाखों सालों से हानि रहित थी, आज भी हानि रहित है और आगे भी हानि रहित रहेगी। गिलोय से लीवर खराब नहीं होता, बल्कि एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट से लीवर यदि खराब हुआ है तो गिलोय से वो लीवर ठीक होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।